भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। हम लोग अभी जिस समाज में रह रहे हैं, ये बहुत साधारण समाज नहीं। अभी जीने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। रहने के लिए जगह की कमी है, खाने के लिए भोजन की कमी है, हवा, पानी, रोशनी, सब चीज में बहुत संघर्ष है। नौकरी भी पाना चाहते हैं तो एक पद है और 10 उम्मीदवार हैं, 10 लोग उम्मीद बांध के जाते हैं। तो ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही, मैंने समझिए कि कठिन समय है। इसको कह सकते हैं, ये जो टाइम है ये बहुत ही कठिन समय है। तो अर्थव्यवस्था, ये जो अभी का समय पैसा वाला समय है, सुबह सो के उठने से लेके रात में सोने तक हर 1 घंटे पर पैसा चाहिए। सुबह उठिएगा, बाथरूम जाइएगा, सबसे पहले बाथरूम बनाने में पैसा लगता है, बाल्टी मग खरीदने में पैसा लगता है, साबुन खरीदने में पैसा लगता है, मुझे पैसा खर्चा तुरंत। फिर ब्रश कीजिएगा तो तुरंत टूथपेस्ट चाहिए, 50 रुपया फिर उसमें लग जाएगा। फिर नहाइएगा तो साबुन, अब मिट्टी से नहीं नहा सकते, फिर तौलिया चाहिए। फिर नहा के निकलिएगा तो तेल, पाउडर, क्रीम कुछ लगाइएगा, डिओड्रेंट, परफ्यूम जो भी हो। फिर टीवी देखिएगा तो चैनल वाला पैसा मांगेगा कि नहीं तो डाटा बंद कर देंगे। फिर नाश्ता कीजिएगा तो आटा, आलू सब खरीदिए, तब तो खाइएगा, रोटी, भुजिया, पराठा, पूरी जो भी खाते हैं। फिर स्कूल आइएगा, कोचिंग आइएगा तो ऑटो में बैठिएगा, तुरंत कहेगा तो 50 रुपया, 20 रुपया, फिर जाने में पैसा। कोचिंग आइएगा, कहेंगे कि लाओ नाम लिखो, पहले इंस्टॉलमेंट दो। समझ रहे हैं? रात सोने तक आपको पैसा पैसा ही करना है, एक कदम नहीं उठा पाइएगा बिना पैसा। तो इस युग को अर्थ युग कहा जाता है, इकोनॉमिक एज कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पैसा ओरिएंटेड। शादी करने जाइएगा तो पूछा जाएगा कितना कमाते हो, और आप बहुत हैंडसम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हैंडसम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा उसको इसी काम करें। तो बहुत हैंडसम है, इनके जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाते कितना है। और एकदम हम हैंडसम नहीं, लेकिन वीडियो, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तुरंत हमारी शादी हो जाएगी। क्योंकि लड़की की माँ सबसे पहले पूछती है कि लड़का कमाता कितना है। और लड़की बहुत कहती है मम्मी बहुत अच्छे स्वभाव का है, छोड़ दो। तो शादी, विवाह, पर्व, त्योहार, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, तीज त्योहार, परंपरा, रहना सहना, जीना मरना, सब चीज में पैसा चाहिए। और ऊपर से आदमी की इच्छा है अनंत, फिर भी हो जाएगा पूरा। अगर सिर्फ खाने के लिए जुगाड़ करना हो, पहनने के लिए, तो एक ही फुल पैंट शर्ट हम 1575 बार धो के पहन सकते हैं। आटा और आलू में बहुत ज्यादा कोई 2 लाख 3 लाख नहीं लग जाए, 2000 रुपया का आटा खा नहीं पाएंगे 4 आदमी मिलकर, क्या? लेकिन समस्या है कि मनुष्य की आकांक्षाएं और इच्छाएं, इसीलिए महात्मा गांधी को कहना पड़ा
ये धरती सबकी वास्तविक जरूरत को पूरा कर सकती है। इसका कथन है ये धरती जो है वो हर इंसान की वांट्स को पूरा कर सकती है, लेकिन इच्छा और लालच एक आदमी का भी पूरा नहीं कर सकती। जरूरत पूरा हो जाएगी लेकिन लालच पूरा नहीं करता। तो अभी का युग है लालच का युग, इच्छा का युग है ना? और संसाधन है सीमित, जो संसाधन है वो सीमित, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और इच्छाएं अनंत। तो यहीं पर अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, यही अर्थव्यवस्था पैदा हो जाती है। इस सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा किया, अर्थव्यवस्था इस पर विचार करती है। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं पूरा करने में अर्थशास्त्र हम लोगों की मदद कर। पहली बात तो स्पष्ट हो गई, कर सकते हैं। सीमित साधन से असीमित आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति करना ही अर्थव्यवस्था का लक्ष्य उद्देश्य। ऐसे हम कोशिश करेंगे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी देने का, तो हल्का फुल्का नोट करते रह जा सकते हैं, सुनते सुनते अलग से समय लेकर नोट करने में बहुत समय है, क्या तो काम का समय उसमें भी खर्च हो जाता है, इसीलिए बेहतर होगा कि साथ में चले। अब जैसे आपके पास 200 रुपया है, आपके पास 200 रुपया है, आप उस 200 रुपया से क्या करेंगे? किताब भी खरीद सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं महंगी सी, पिक्चर भी देख सकते हैं, पायजामा भी खरीद सकते हैं, या चप्पल या बैग, या उस 200 रुपये से आप चाकू भी खरीद सकते हैं दूसरे की जान लेने के लिए, हशीश, गांजा, एलएसडी, मारिजुआना, चरस, कोकीन, हेरोइन खरीद सकते हैं, या वो मंदिर में जाकर दान भी कर सकते हैं। 200 रुपया आपके पास है लेकिन विकल्प आपके पास 100 है। तो आप ये सोचते हैं कि हमको अधिकतम संतुष्टि किससे मिलेगी, मैक्सिमम रिटर्न किससे मिलेगा? मिठाई खा लेंगे 1 घंटे में खत्म,
किताब पढ़ेंगे तो बहुत दिन तक ज्ञान रहेगा। पिक्चर भी देख सकते हैं, पार्क में घूम भी सकते हैं। चाकू खरीद लेंगे, किसी की जान ले लेंगे, जेल हो जाएगी, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देश को 50,000 या 1,00,000 करोड़ मिलता है या 10,000 करोड़ मिलता है, तो चाहे तो स्कूल बना सकता है, अस्पताल बना सकता है, कृषि क्षेत्र में निवेश करा सकता है, नहर बनवा सकता है, वो देश सड़क बना सकता है, या उस पैसे से हथियार खरीद सकता है। जैसे पाकिस्तान को अभी 10,000 करोड़ कोई दे दे तो क्या करेगा? हथियार खरीदेगा। चिनूक, राफेल, ब्रह्मोस, बाबर, मिग, फाइटर जेट्स, आतंकवादियों को भी प्रश्रय दे सकता है वो। तो चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, धन का, संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि और प्रतिफल वापस आए। यही अर्थशास्त्र की चिंता है। अर्थशास्त्र की चिंता क्या है? कि संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार मिले। अर्थशास्त्र इसकी चिंता करता है। और आप जो विकल्प लेते हैं उसमें भी फिर इंटरनल ऑप्शंस होते हैं। आपके पास 50 रुपया है और आपको भूख लगी है, तो आप किस प्रकार का भोजन चुनेंगे? और है आपके पास 50 रुपया है, तो 50 रुपया की एक मिठाई भी आती है। 50 रुपया में 5 रोटियां भी मिल सकती हैं। 50 रुपया में आप 1 केजी चावल और 1 केजी आलू भी खरीद सकते हैं। तो वहां आपको विचार करना होता है कि हम कौन सा विकल्प भोजन में करें चयन, कि हमको ज्यादा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव संतुष्टि मिले। मिठाई खाएंगे 50 रुपए वाली, बहुत अच्छी, तो पेट तो नहीं भरेगा। और अगर 1 किलो चावल या आधा किलो चावल और आप आधा केजी आलू और 250 ग्राम दाल लेकर उसको बनाते हैं, तो आप पूरा दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था यही आपको बताता है कि कहाँ हम पैसा को लगाएं कि हमको रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है। अर्थशास्त्र, कोई भी देश, कोई भी सरकार यही चाहती है कि लोगों का जीवन बेहतर, लोगों को भोजन मिले, शरीर ढकने को कपड़ा मिले, रहने को मकान मिल जाए, जाड़े गर्मी बरसात में, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज किताब मिल जाए, इलाज कराने के लिए अस्पताल हो, अच्छा दवा दारू की व्यवस्था हो जाए, आने जाने के लिए सड़क हो, परिवहन के साधन हो, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सब तरक्की करें, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उनकी बचत हो, वो निवेश करें, पुनर्निवेश करें, बैंकिंग प्रणाली से जुड़े, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। कोई भी सरकार यही चाहती है कि भूखी नंगी जनता चाहती है। सरकार हम लोग क्यों बनाते हैं? वोट क्यों देते हैं?
ताकि हम लोगों की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें और अच्छा जीवन हम लोग जी सकें, जीवन में थोड़ी सुख शांति आए, समृद्धि आए। इसलिए तो सरकार चुनते हैं ना। तो सरकार अर्थव्यवस्था की मदद लेती है, अर्थशास्त्र की मदद लेती है, लोगों से पूछती है क्या योजना बनाए, कैसे योजना बनाए, कितना खर्च करें, कैसे बजट बनाए। सरकार इन चीजों पर विचार करती है और इस प्रकार से देश तरक्की करता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रात में भूखा सोए थे कि आटा नहीं था, आलू नहीं था, तो सब्जी और रोटी कैसे बनाते, गैस नहीं था तो खाना नहीं बनाए, पानी पी के सो गए। कितने लोग थे? 2 लोग हाथ उठा रहे। चलिए, ये अच्छा नहीं लगा देख के, क्योंकि भोजन करके सोना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्थिति अभी उतनी बुरी नहीं। आज से 40 साल पहले आप जब जाएंगे, 1980 के पहले, 70 के पहले, तो अपने दादाजी से आप पूछिए, अगर होंगे तो कमो बेश 100 में 90 लोग रात में भूखे सोते। दिन में एक बार भोजन मिलता था, दूध बच्चों को मिलता था भी थोड़ा बहुत, खाली पैर लोग रहते थे, कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे, स्वेटर चादर का जमाना नहीं था, मिट्टी से नहाते थे, वही उनका साबुन था। तो अर्थव्यवस्था को ठीक करके, अर्थशास्त्र को ठीक करके आज कम से कम सबको रोटी, चावल, सब्जी, वो जो हाथ 2 लोग उठाए उन लोगों का अपना भी कुछ कसूर रहा होगा, वो पैसा उड़ाए होंगे पहले। ऐसा तो रात हो गया, अब देखो मेस बंद था, वो दूसरा कारण नहीं, हम वो बोल रहे थे मेस बंद था, वो दूसरा कारण है। हम यहाँ गरीबी की बात कर रहे हैं, हम लाचार हैं। तुम ठान लेते तो जाके आधा किलो चूड़ा खरीद देते, रात को बंद हो गया 10 बजे। एक्सेप्शनल सिचुएशन। अब हम हुंड्रू जलप्रपात घूमने गए, रात हो गई, होटल बंद था तो भूखे सो गए, बंद दूसरी बात। एक बेचारगी, लाचारगी कि हमारे पास आय है ही नहीं, हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम आटा कहाँ से खरीदें, तो 2-3 दिन से भूखे सो गए। वही स्थिति खराब, घर है ही नहीं मेरे पास तो हम पेड़ के नीचे बैठे हुए, कपड़ा है ही नहीं हमारे पास तो हम नंगे जाड़ा में थर-थर कांप रहे हैं। ये स्थिति खराब है। अर्थशास्त्र उस पर चिंता करती है और हम लोग सरकार इसीलिए बनाते हैं, सरकार हम लोग इसीलिए बनाते हैं। तुम ऐसा पैटर्न बना दो जहां हमको रोजगार मिले, 2 वक्त का चूल्हा हमारे घर चले और हम तन को ढक सके, इज्जत आबरू बचा सके गर्मी से, एक आवास हमारे पास हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, बीमार पड़ने पर इलाज करा सके, कोई हमारा हक छीनेगा तो अदालत जा सके न्याय के लिए। यही ना लक्ष्य होता है, इसमें अर्थव्यवस्था मदद करती है। तो बहुत सारे विषय हैं, राजनीति का अपना अध्ययन क्षेत्र है, इतिहास का अपना विषय वस्तु है, उसमें राजा महाराजा की लड़ाई बड़ाई पढ़ते हैं। राजनीति में हम लोग चुनाव, निर्वाचन, मतदान, स्वतंत्रता, समानता, मूल अधिकार की बात जानते हैं, जो हम लोगों के राइट्स हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? हाँ, अर्थशास्त्र में
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का सवाल ये उठता है कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं और गैर आर्थिक क्रिया क्या है। सुबह से लेकर रात तक हम लोग 200 काम करते हैं। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हम लोग 500 काम करते हैं। जैसे आप पैर हिला रहे हैं, वह भी एक क्रिया है। नहीं समझे? आप कलम टिपा रहे हैं, वह भी एक क्रिया है। तो पैर हिलाना, दीवार को देखना, सांस लेना, ये सब क्रियाएं हैं, क्योंकि जिंदगी का मतलब होता है क्रियाकलाप। नदी अगर बहना बंद कर दे, नदी मर जाएगी, डबरा बन जाएगी। सूरज अगर घूमना बंद कर दे तो सब समाप्त हो जाएगा। पेड़ अगर बढ़ेगा नहीं तो फल फूल नहीं आएगा। चींटी से लेकर हाथी तक, बालू के तिनके से लेकर के विशाल पर्वत तक, मंदाकिनी से लेकर के आकाश गंगा तक, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं। विद्यार्थी को पढ़ना होता है, किसान को खेती बाड़ी करनी होती है, डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षक पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, दुकानदार सामान बेचता है, हलवाई जलेबी बनाता है, दर्जी कपड़े सीता है। सभी लोग, पूरी प्रकृति निमग्न है। कौआ, कबूतर, हाथी, केंचुआ सब अपना काम कर रहे हैं। चोर चोरी में लगा हुआ है। क्या रात में काम करता है लोगों? ये तो हो जाता है। दिन में भी गायब हो जा रही है चीजें। तो ऑब्वियस उसका पैसा है, उसका पैसा है। तो जीने के लिए ठीक है, भीखमंगा ही बन जाइएगा, तो भीख मांगनी पड़ेगी ना, हाथ फैलाना पड़ेगा ना। जंगल का राजा शेर भी है और गुफा में सोए रहेंगे तो नाश्ता कर पाएंगे? उसको हिरन के पीछे भागना पड़ता है, और हिरन को भी भागना है जान बचाने के लिए। शेर को भागना है हिरन को खाने के लिए, और हिरन को भागना है जान। तो काम से ही दुनिया चलती है, सृष्टि चलती है। लेकिन सब काम इकोनॉमिक काम नहीं। जैसे पैर हिला रहे हैं, उससे क्या मिल जाए? कि मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। तो जिससे आय की प्राप्ति हो, आर्थिक क्रियाएं, अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलो अभी अर्थव्यवस्था लिख लेते हैं। अभी हम बताएंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। थोड़ा सा फर्क वर्क कुछ नहीं है, जरा सा उसमें हल्का सा बाउंड्री का और क्षेत्र का फर्क है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं? जिससे धन का, संसाधन का, आय की प्राप्ति हो, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उत्पादन के साधन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया से जुड़ सके। और गैर आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? जिसके लिए हमको मजदूरी ना मिले, आय न हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती धुलाती,
खिलाती पिलाती है, लोरी सुनाती है, पालती पोसती है, इसको आर्थिक क्रिया नहीं कहते। अपने पति की सेवा शुश्रूषा करती है, पड़ोसन के बारे में चुगली करती है, ये आर्थिक क्रिया नहीं। ये आर्थिक क्रिया नहीं। क्या नाम है आपका? संजय। ऑनर्स पेपर क्या था? इंग्लिश। ठीक। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? जिससे की प्राप्ति। मंदिर में अगर पुजारी भजन कीर्तन कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, तो उसको आर्थिक क्रिया। आजकल के पुजारी पैसा लेके काम करते हैं, वो आर्थिक क्रिया, उसका प्रोफेशन है। वो मानसिक संतुष्टि, आध्यात्मिक संतुष्टि, उस क्षुधा की पूर्ति हो जाती है उससे, लेकिन धना लाभ नहीं होता, तो गैर आर्थिक क्रिया उसको कहेंगे। लेकिन दुकानदार सामान बेच रहा है दुकान में बैठकर, तो कैसी क्रिया? ठेला पर कोई चाउमीन बेच के बना रहा है, बना के बेच रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? शिक्षक पढ़ा रहा है, किसान खेती बाड़ी कर रहा है, वो आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसको उससे कुछ प्राप्त। तो अर्थशास्त्र में कैसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र को सभी विषयों की रानी कहा है। अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। क्यों क्यों इसको क्वीन कहा जाता है? क्योंकि रानी के लिए सभी लड़ाई करते हैं। तो मेन चीज क्या है? पैसा। धर्म वहां होगा जहां पैसा होगा, राजनीति उसी का चक्कर काटेगी जहां पैसा होगा, समाज उसी के इशारे पर चलेगा जिसके पास पैसा हो। तो पूरे समाज को, राजनीति को, संस्कृति को, धर्म को, सबको अपने इशारे पर कौन नचाती है? अर्थव्यवस्था। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 आदमी को कहिए कि चलो मेरे साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत देखे ऐसे, दोगे क्या? कुछ नहीं देने के लिए मेरे पास है। लेकिन वही आप 10 ठो बंडल नोट करने के रखिए टेबल पर, ले लो एक बंडल और चलो मेरे साथ, 1 घंटा खाली बैठना है पेड़ के नीचे। एक खोजोगे 10 मिलेंगे। तो बताइए उन लोगों ने कैसे आपकी बात सुनी? पैसा था आपके पास। दूसरा कारण यह है कि जब कोई पुरुष पैसा कमाता है खूब मेहनत करके, दिन रात एक करके, तो ला के पैसा किसको देता है? गृह स्वामिनी को। नहीं देता है। घर बनाया, पलंग खरीदा, टीवी खरीदा, टीवी कौन देखता है? घर में रहता जाता, वो तो कमा रहा है, वो तो ठेला लगा के नली के किनारे मच्छर कटवा रहा है, समोसा जिलेबी दिन भर बेच रहा है, लेकिन दिन भर घर का जो रसास्वादन किया, उपभोग किया, पलंग का, किचन का, घर का, जमीन का, संपत्ति का परोक्ष रूप से उपभोग कौन करता है? जो घर की मालकिन होती है। और खुदा न खास्ते अगर वो गुजर गया हस्बैंड, तो वो संपत्ति किसको मिल जाएगी? पत्नी। अभी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, रखो तुम बैंक।
तुम रखो बैंक में, पर जब तुम जाओगे, इसलिए अर्थशास्त्र को सभी विषयों की, समाज शास्त्र को सभी विषयों की मां कहा गया, राजनीति विज्ञान को सभी विषयों का पिता कहा गया। तो पहले अर्थशास्त्र जैसा कोई विषय नहीं था, ये नया विषय। इतिहास था, साहित्य था, राजनीति विज्ञान भी था, विज्ञान भी था, बहुत पहले 3000 साल पहले ही सबका जन्म हो गया। अर्थशास्त्र से लोग परिचित नहीं थे, धन का इतना महत्व नहीं था, पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता था किसी को कि ले लो मेरा धन, ज्यादा हो गया। अभी भी आप देखिएगा, महिलाएं जब दान देती हैं पंडितों को, तो दान देने के बाद पैर छूती 5 बार, धन्यवाद देती है, तुमने ले लिया हमारा पैसा, मैं तो गिरी, तुम आपने स्वीकार किया मेरे पैसे को, उल्टा वही दान भी दे रही है, वही पैसे छू रही है, वही आशीष भी मांग रही है। धन्यवाद किसको देना चाहिए था, थैंक यू किसके बोलना चाहिए, पंडित को। पर कोई पंडित बोलता है क्या? पुरानी वाली आदत, अब बोलने लगे पंडित लोग भी, थैंक यू जजमान। तो धन को पहले महत्व नहीं दिया जाता था, लोग बांट देते थे, परिग्रह की संस्कृति नहीं थी, क्योंकि नदियों में पानी भरा हुआ रहता था, पेड़ों पर फल लदे हुए रहते थे, गायों के थन में दूध था, घास चढ़ती थी, घास की कमी नहीं थी, तो शाम में बाल्टी बाल्टी दूध देती थी, खेतों में अनाज हो जाता था, आबादी कम थी, तो कल की क्या चिंता। और फुल पैंट शर्ट पहन के कोचिंग आना नहीं था कि 4 को चाहिए, गाय ही चराओगे ना तो कोट पैंट टाई पहन के चराओगे, गमछा काफी है, लुंगी गंजी काफी है, वही लुंगी ओढ़ लिए, नहा रहे तब तक सुखा दिए, कुछ मिल गया तो उसी में बांध लिए, हल जोतने में पगड़ी बांध लिए, वही लुंगी फट गया तो पोछा बना लिए। लुंगी का 100 उपयोग होता था, तो एक लुंगी खरीदने में कितना लगेगा। तो लोगों की आवश्यकताएं कम थी, इच्छाएं कम थी, कृषि प्रधान देश था, संयुक्त प्रणाली थी, तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, बैंक से लोन लेना, निवेश करना, शेयर मार्केट, बजट बनाना, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा विचारक आया, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा विचारक आया, एडम स्मिथ। इसका नाम था एडम स्मिथ। इंग्लैंड का ये विचारक था एडम स्मिथ। इसने किताब लिखी, बहुत बड़ी, बहुत गहरी, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ इसने रचा। विचारक था, दार्शनिक भी था, तो इसने किताब लिखा, उस किताब का नाम रखा वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब का नाम इसने क्या रखा? वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। इन्हें का इकोनॉमिक्स रहा है क्या ग्रेजुएशन में आपके बीच? आपका क्या नाम था पूरी किताब का? एन इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, पूरी किताब का नाम ये। लेकिन संक्षेप में हम लोग, हाँ, 1776 में इसने किताब लिखी, 1776 में, और इसने ऐसा वर्णन किया संसाधनों का, जरूरतों का, उत्पादन के साधन का, पूंजीवाद का, भोग का, विपणन का, लोक वित्त का, बैंकिंग प्रणाली का, बजट का, रोजगार का, राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का,
ऐसा सुंदर वर्णन इसने किया संसाधनों के समुचित उपयोग का कि पूरी दुनिया ने इसको सराहा और बाकायदा इस विषय का जन्म हुआ। लोग पहले भी लेन देन करते थे, लेकिन विषय के रूप में अर्थशास्त्र का जन्म उसी समय से माना जाता है। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, मन लग रहा है पढ़ने? चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। बैठे बैठे आप बता सकते, बैठे बैठे भी जवाब दे सकते हैं। प्रश्न है आपसे, आप बैठे बैठे आप जवाब दे सकते हैं, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मिस कम्युनिकेशन। चलिए सवाल आपके लिए है कि किस विद्वान का यह कथन है कि ये धरती, ये प्रकृति सभी लोगों की जरूरत पूरा करती है, लेकिन लालच किसी एक आदमी का भी संतोष नहीं कर सकता। अच्छा, इसका जिक्र हम क्लास में किए हैं आज। देखे, ध्यान से सुनने का क्या महत्व है। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, और वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था, और ये किस देश का था, पूंजीवाद का जनक किसको कहते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का ही एक अंग होती है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क ये है कि अर्थशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक उपयोग। कितने लोग सुने? अर्थशास्त्र क्या है? जैसे गणित, जैसे रसायन विज्ञान, जैसे राजनीति शास्त्र, उसी तरह से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट। लेकिन अर्थव्यवस्था किसी देश की होती है, अर्थशास्त्र किसी देश का नहीं होता, किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था। ये छोटी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, जिससे पैसा आता है, जिससे रोजगार मिलता है, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थशास्त्र तो एक विषय है जिसमें सिद्धांत और धारणा विचार सब कुछ होता है। तो बताइए, तो भारत का अर्थशास्त्र होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था? इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, माई इकोनॉमी, योर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो सवाल है कि अर्थव्यवस्था कहते किसको? तो धन की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, आमदनी की व्यवस्था, कमाई की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, उत्पादन और उपभोग की व्यवस्था, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बजट अर्थव्यवस्था की बनेगी कि अर्थशास्त्र की?
पैसा का, आमदनी का, खर्च का, उत्पादन का, उपभोग का, वितरण का, विपणन का, अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। यही फर्क है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। कहिएगा इससे प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न पूछेगा इस तरह से कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में कौन किसी देश के उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात, रोजगार और राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आयात निर्यात, बैंकिंग प्रणाली, रोजगार, मुद्रास्फीति, गरीबी बेरोजगारी, इन चीजों को कौन दर्शाएगा? बात समझ में आ रही है? तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें 5 चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहला उत्पादन का, दूसरा उपभोग का, तीसरा विनिमय, खरीद बिक्री, चौथा निवेश का, पांचवा लोक वित्त, और होता है वितरण। इन चीजों का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था। सवाल यह है कि उत्पादन का क्या मतलब होता है, उपभोग का क्या मतलब है, कंजम्पशन किसको कहते हैं, या पब्लिक फाइनेंस क्या? प्रोडक्शन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन क्या? ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? आइए हम लोग एक एक लाइन में सबको देख लेते हैं। उत्पादन हम लोग कहते हैं किसी चीज को बनाना या उगाना, जैसे धान, गेहूं, चावल, मक्का, उड़द, चाय, मछली, है ना, टेबल, कुर्सी, मोटरसाइकिल, बैग, जूता, दवाई, ये सब बनाते हैं। ये कंप्यूटर, ये एयर कंडीशनर, ये ट्यूब, ये दीवार, ये मकान, ये सबको प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन अगर होगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? तो सभी चीजों का आधार क्या है? प्रोडक्शन। तो पहला हो गया प्रोडक्शन। दूसरा उपभोग, कंजम्पशन। उपभोग मतलब, कंजम्पशन मतलब उपभोग। खाएंगे, पहनेंगे, है ना, बैठेंगे, कुर्सी है तो उसका उपभोग कैसे है? यूज करेंगे बैठकर। कार है तो उसमें चलेंगे बैठकर। तो उसका जो उपयोग करते हैं ना, उपभोग करते हैं, उसी को कहा जाता है उपभोग। अब हमने गेहूं उपजाया
गेहूं से मैदा बनाया, मैदा से बिस्किट बनाया, और बिस्कुट को कोई खाएगा तब तो, और बिस्किट को कोई नहीं खाएगा तब उपभोग नहीं हुआ, उसका नाश होगा। तो उपभोग कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्यवस्था इस पर ज्यादा जोर देती है। बताइए तो बैंक ज्यादा पैसा जमा करने में रुचि रखती है लोगों का कि लोन देने में? लोन देने में कमाई उससे होती है, लेने जो पैसा आप जमा करें उस पर तो देना है उसको, लायबिलिटी है। एक दिन मांगोगे, ब्याज भी मांगोगे, 100 रुपया जमा करोगे, 120 रुपया मांगोगे। मजा तो तब है बैंक को 100 रुपया आपको दिया और 120 मांग रहा। तो प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है इकोनॉमी में? कंजम्पशन। अमेरिका ज्यादा अमीर आदमी क्यों है, अमीर देश क्यों है? वहां के लोगों को भोग खूब करते। तो जिस इकोनॉमी में कंजम्पशन जितना स्लो होता है, वो इकोनॉमी उतनी बैकवर्ड। ठीक। फिर विनिमय, खरीद बिक्री, आयात निर्यात, लेन देन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। पैसा हमारे पास बच गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। हम मान लीजिए 10,000 कमाए और 8,000 में मेरा गुजर बसर हो गया। 10,000 हम कमाए और कितना में गुजर बसर हो गया, तो बचा कितना? उस 2,000 का क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, अगर बुद्धिमान होंगे तो, पढ़े लिखे होंगे तो, और नहीं तो उसको पॉलिथीन में 25 बार लपेट के कहीं दबा के रख देंगे। लेकिन इसका नाम है करेंसी। इसका नाम क्या है? करेंसी। संजय जी जरा मजाक कम कीजिए, मजाक सब करेंगे। अभी हीरो हम, इस हो गया, इससे क्या? 1 घंटा के लिए हम मजाक करेंगे, आपको समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। तो हर उदाहरण में जो पास करना, हंसते रहना इडियट जैसा, ये अच्छी बात। चेहरा पर शालीनता, एक सबसे आग्रह। तो पैसा को करेंसी भी कहा जाता है। करेंसी करेंट से निकला। करेंट मतलब धारा। तो पैसा जहां रुका, पैसा जहां रुक गया तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, धारा चलती रहनी चाहिए नदी में। पानी जब रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, ब्लड अगर रुक जाएगा तो ट्यूमर बन जाएगा। उसी तरह से अर्थव्यवस्था में जहां लोग बचाते हैं और बचा करके दबा देते हैं पैसे को, वो इकोनॉमी पिछड़ने लग जाती धीरे धीरे। भारत में ये प्रवृत्ति लोगों में ज्यादा होती है, इसलिए भारत की इकोनॉमी जापान और चीन और अमेरिका से थोड़ी कम है। यू अंडरस्टैंड? अमेरिका में क्या होता है कि पैसा बहुत तेजी से दौड़ता है। वहां अगर 100 रुपया किसी को मिला, मिला नहीं को दे दिया किसी को, फिर उसको नहीं मिला वो दे दिया किसी को, दिन भर में वो 25 जगह दौड़ जाता है पैसा। अमेरिका में बचत की प्रवृत्ति नहीं होती। तो 100 रुपया 25 आदमी के द्वारा खर्च किया गया दिन में, वही 100 रुपया, तो 2500 रुपया की अर्थव्यवस्था हो गई ना। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने, सभी लोगों ने खर्च किया, यानी वो 2500 रुपया का काम कर गया। तो इसमें विनिमय का, निवेश का और लोक वित्त मतलब वो जनता का जो पैसा है, बचत उचत, ये वो बैंक बैलेंस फलाना चिलाना, उसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। यही सब का अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक। तो हम लोग देख रहे थे अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था
कितने प्रकार की होती है। जैसे आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। सुना होगा। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, विकसित। क्यों? लेकिन पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और सोमालिया, चाड, माली, घाना, रवांडा, युगांडा, इथियोपिया, ये सब देशों की अर्थव्यवस्था को पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों? ठीक है ना, सवाल तो बहुत सारे हैं, तो इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। समय तो क्लास का हो गया है, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आने में भी थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि हमको देखा हुआ नहीं था। चौथा तल्ला कहाँ है, हम ऊपर गए फिर नीचे गए, वो यहाँ खड़े थे, हमको लगा टीचर पढ़ा रहे हैं। तो 15 मिनट जो शुरू में हम लोगों का खराब हुआ, वो अगली क्लास में भी नहीं होगा। 15 मिनट और कुछ पढ़ पाएंगे। और पहला दिन था, विषय को जोड़ना जरूरी है आप लोगों से। अगर बहुत भारी भरकम टर्म अगर हम यहाँ रखने लगे तकनीकी, तो आप लोग एकदम चिढ़ जाइएगा कि हो गया पढ़ाई, आगे फिर एक दार्शनिक। लेकिन विषय को जितना हल्का फुल्का रखा जाए, जितना, इसीलिए हम इसको आप लोगों की भाषा में, अपनी भाषा में समझाने का, 2 ही अक्षर जानते जाइए। और इकोनॉमिक्स का डर नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स से कौन परिचित नहीं? आजकल 3 महीना के बच्चे को भी आप पैसा दे दीजिए और एक हाथ में कागज का टुकड़ा दीजिए, पैसा को पकड़ लेंगे। बहुत मुट्ठी फुला के छोड़वाना पड़ता है। या अगर आपको यकीन नहीं है तो 100 रुपया आप भुला दीजिए किसी दिन, करवट फेरते रात बीतेगी। या दुकानदार 20 रुपया ज्यादा काट ले, दुनिया का सबसे बुद्धू आदमी खुद को समझिएगा, इतनी ताकत है। 20 रुपया ज्यादा खर्च हो गया और दिन खराब हो जाता। तो पैसा, लेन देन, खरीद बिक्री से तो सब जानते हैं। क्या नया विषय तो ये है? बस इसी चीज को समझना है, बस शब्द केवल बदल जाएंगे। आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना? जी, बहुत अच्छा, बढ़िया से पढ़िए सारे विषय। शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग, और अच्छा शिक्षक बनिए। क्या? ठीक, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी।